नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही मशहूर और दुखद जहाज की कहानी में उतर रहे हैं, आरएमएस टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक अप्रैल 1912 में जो अपनी पहली ही यात्रा पर निकला था। और जिसे कई लोग मानते थे कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, अनसिंकेबल। बिल्कुल, लेकिन वो अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के तथ्यों और जो मिथक बन गए हैं उन्हें थोड़ा अलग कर सके। हाँ, क्योंकि फिल्मों और कहानियों ने कई बातें जोड़ दी हैं, तो सच क्या है ये देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाज की बात करते हैं। आरएमएस टाइटैनिक रॉयल मेल शिप। अपने वक्त का सबसे बड़ा जहाज था ये, तैरता हुआ सबसे बड़ा ढांचा। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की शान था ये। बेलफास्ट में बना था, हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में। ओलंपिक क्लास का दूसरा जहाज। और सिर्फ साइज ही नहीं, इसकी भव्यता भी कमाल की थी। अच्छा, जैसे फर्स्ट क्लास में तो सोचिए, जिम, स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, सब कुछ था, जैसे कोई तैरता हुआ महल। वाह। और तकनीक के लिहाज से? हाँ, वो भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, पानी को रोकने वाले हिस्से, और दरवाजे भी रिमोट से बंद हो सकते थे। तो शायद इसी वजह से वो न डूबने वाली बात। हाँ, हो सकता है इसी तकनीक ने ये धारणा बनाई हो। पर क्या व्हाइट स्टार लाइन ने खुद कभी कहा था अनसिंकेबल? स्रोतों में क्या मिलता है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि आधिकारिक तौर पर व्हाइट स्टार लाइन ने ऐसा दावा कभी नहीं किया। अच्छा। ये टैगलाइन शायद बाद में प्रेस में या लोगों के बीच ज्यादा मशहूर हुई। और ये वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स, ये कितने सुरक्षित थे असल में? डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रह सकता था। सिर्फ 4 तक? हाँ, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इससे ज्यादा में एक साथ पानी भर सकता है। और वो ऊपर से पूरी तरह बंद भी नहीं थे। अच्छा, तो 10 अप्रैल 1912 को सफर शुरू हुआ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क। जी। और रास्ते में बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली कई जहाजों से। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, वो तो बहुत अनुभवी माने जाते थे। हाँ, बिल्कुल अनुभवी थे, लेकिन उस जमाने में पूरी रफ्तार बनाए रखना आम बात थी, चेतावनियों के बावजूद। तो उन्होंने रफ्तार कम नहीं की। और फिर 14 अप्रैल की रात? हाँ, वो रात जब जहाज सीधे एक आइसबर्ग, एक हिमखंड से जा टकराया, रगड़ खा गया। टक्कर सीधी नहीं थी, फिल्मों में तो दिखाते हैं जैसे सीधा छेद हो गया हो। नहीं, स्रोत बताते हैं कि जहाज साइड से, स्टारबोर्ड साइड से रगड़ा। इससे स्टील की प्लेटें मुड़ गईं, खुल रहीं, छेद नहीं हुए पर दरारें बन गईं। और पानी तेजी से अंदर आने लगा। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 1-2 नहीं बल्कि शुरुआती 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। ओह। जबकि वो बना था सिर्फ 4 झेलने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे ही 5वें में पानी आया, ये तय हो गया कि जहाज डूबेगा। पानी फिर एक से दूसरे कंपार्टमेंट में ऊपर से बहने लगा। और फिर जहाज आगे से झुकना शुरू हुआ और करीब 2.5 घंटे लगे होंगे। 15 अप्रैल की सुबह लगभग 2:20 पर वो 2 टुकड़ों में टूटा और डूब गया। उफ। और सबसे दुखद बात, लाइफ बोट्स की कमी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। जहाज पर करीब 2224 लोग थे। और लाइफ बोट्स सिर्फ 20 थी, जिनमें मुश्किल से 1178 लोग ही आ सकते थे। आधे लोगों के लिए भी जगह नहीं थी। क्या ये नियमों के खिलाफ था? नहीं, उस वक्त के नियम पुराने थे। जहाज इतना बड़ा था पर लाइफ बोट के नियम छोटे जहाजों वाले ही चल रहे थे। और फिर जो नावें थीं भी, वो भी ठीक से नहीं भरी गईं। हाँ, कई नावें आधी अधूरी ही रवाना कर दी गईं। अफरा तफरी थी। पहले महिलाएं और बच्चे वाली नीति तो थी। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन उसके पालन में भी गड़बड़ियां हुई। नतीजा ये हुआ कि 1550 से ज्यादा जाने गईं। 1500? और इसमें शायद 3rd क्लास वालों का नुकसान ज्यादा हुआ। हाँ, खासकर पुरुषों का। उनकी लोकेशन भी लाइफ बोट डेक से दूर थी और उन तक पहुंचना, उन्हें निकालना, वो सब ज्यादा मुश्किल था। फिल्मों ने कुछ और तस्वीरें भी बनाई हैं, जैसे वो बैंड जो आखिर तक बजाता रहा। हाँ, बैंड ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई। वो संगीत बजाते रहे ताकि लोगों का हौसला बना रहे, और सभी 8 संगीतकार मारे गए। पर क्या वो वाकई नियरर माय गॉड टू दी ही बजा रहे थे आखिर में? इस पर पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। कुछ बचने वालों ने कहा हाँ, यही धुन थी। कुछ ने कहा कि वो उस समय के पॉपुलर गाने बजा रहे थे। ये नियरर माय गॉड टू दी वाली बात ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है। अच्छा, और एक और बात जो कही जाती है कि 3rd क्लास के लोगों को जानबूझकर नीचे बंद कर दिया गया था। देखिए, गेट्स तो थे 3rd क्लास को अलग रखने के लिए। हाँ। लेकिन ऐतिहासिक सबूत ये बताते हैं कि ये गेट्स अमेरिकी इमिग्रेशन और स्वास्थ्य कानूनों की वजह से थे, न कि उन्हें डुबाने के लिए। उन्हें रोकने का इरादा नहीं था। शायद इरादा नहीं था, पर नतीजा वही हुआ। उनकी लोकेशन और उन गेट्स की वजह से उनका डेक तक पहुंचना मुश्किल हो गया।
ये सिस्टम की खामी थी। और वो पास वाला जहाज SS कैलिफोर्नियन? हाँ, SS कैलिफोर्नियन। उसने टाइटैनिक के भेजे संकट के सिग्नल, वो रॉकेट्स देखे थे, पर मदद के लिए नहीं आया। समय पर नहीं आया। बाद में जांच हुई तो इसे एक बड़ी लापरवाही माना गया। अगर वो हरकत में आता तो शायद कई जानें बच सकती थी। ये सब अगर मगर अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इस हादसे ने कुछ बदला भी। हाँ बिल्कुल, समुद्री सुरक्षा नियमों में बहुत बड़े बदलाव आए। जैसे हर जहाज पर सबके लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होना अनिवार्य हो गया। 24 घंटे रेडियो पर निगरानी जरूरी हो गई। और वो बर्फ की चट्टानों के लिए? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल बनाया गया जो अटलांटिक में बर्फ पर नजर रखता है। ये सब टाइटैनिक की ही देन है एक तरह से। और जहाज का मलबा वो तो मिल गया था ना? हाँ, काफी सालों बाद 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड की टीम ने खोज निकाला। 2 बड़े टुकड़ों में है, समुद्र की तलहटी में धीरे धीरे गल रहा है। तो टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। नहीं, ये तकनीक पर हद से ज्यादा भरोसे की कहानी है। बिल्कुल, पुराने पड़ चुके नियमों की, इंसानी फैसलों की और एक भयानक त्रासदी की। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे एक शानदार शुरुआत का अंत इतना खौफनाक हो सकता है। और ये भी कि कैसे वक्त के साथ सच और कहानियां आपस में मिल जाते हैं। स्रोतों को देखना हमें उस रात के थोड़ा करीब ले जाता है, पर शायद पूरी सच्चाई कभी पता ना चले। सोचने वाली बात यह है कि टाइटैनिक के साथ जो 1550 जिंदगियां और उनकी अनकही कहानियां डूब गईं, क्या हम कभी उन्हें जान पाएंगे? नहीं, या वो राज हमेशा समंदर की गहराइयों में ही रहेंगे? खैर, अगली बार तक सोचते रहिए।